देखो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे कोई स्टॉक में हम एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, तो स्टॉक में एंट्री लेने के बाद क्या होता है कि अब उसका प्रॉपर अगर प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, प्रॉपर उसका प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, इस तरह का मूव होगा। ये ना तो आपको निकलने देगा, ना अपसाइड जाएगा, ना डाउन साइड जाएगा। तो इस तरह के मूव जहाँ होंगे तो हमें उस चीज़ से बचाना है खुद को। हमें ऐसे मूव पसंद है, ऐसे मूव पसंद है, या फिर थोड़ा नीच जूम कीजिए, हाँ सर, थोड़ा जूम कीजिए। इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये निकल गया मुझसे। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि इस तरह के मूव से बचना है हमें। मीन्स इस तरह का अगर जो मूव है ना, ये या तो आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, तो ये चीज़ अपने में आप लिख के रख लो कि इस तरह के मूव मुझे नहीं करना है। स्विंग ट्रेडर को तो खास करके, जो स्विंग ट्रेडर है उनको खास करके इस तरह के मूव से बचना चाहिए, क्योंकि आपका प्रॉपर वो नहीं मिलेगा। स्विंग ट्रेडर को हमेशा इस तरह के ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। जो ये मूव मिला इसमें पैसा मिलेगा, ये मूव मिला इसमें पैसा मिलेगा। लेकिन गलती क्या करते हैं आप कि हम अपने कुछ स्टॉक्स को फेवरेट स्टॉक बना देते हैं, चाहे जैसे मिल रहा है लेने के लिए तैयार है। यही गलती करके हम हमेशा गलती करते हैं, जैसे हमेशा फंस जाते हैं। जैसे आप देखो, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी का एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, आप देखना इसको। बंधन बैंक में सब बहुत चाहिए है। एक मिनट, एक मिनट, जनधन बैंक, जनधन और बंधन बैंक है। यस सर, मैं मैंने जन आपको ये स्क्रीनशॉट भेजा था एक बार। एक मिनट दिखाता क्या हूँ। बोल रहे हो सर? नहीं नहीं, मुझे लगा कि जनधन बैंक कहाँ से आ गया, मोदी जी का बैंक है वो जनधन बैंक। हाँ, ये देखो, देखो जो प्रॉपर ट्रेडर हैं, जो रिस्क को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, वो हमेशा ऐसे मार्केट से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसा मार्केट आपको कोई डायरेक्शन नहीं देगा। अभी देखो यहाँ निगेटिव हुआ, अब फिर पॉजिटिव खुल गया, यहाँ पे गया रेजिस्टेंस के पास गया, अब फिर गैप डाउन हो गया। कुछ डायरेक्शन ही नहीं पता है। और लेकिन इसमें इसमें पता है सबसे कमी क्या है इस चीज़ में, इस चीज़ से हम कैसे फंस जाते हैं। ये आपके साथ कभी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा मैं बता रहा हूँ, अगर आगे हो तो आप सावधान रहना इस चीज़ से। इस चीज़ में आप एक चीज़ देखने की कोशिश करो, इस फिगर में आपको एक तो कि डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है, डायरेक्शन लेस है। यानी यहाँ मुझे डायरेक्शन पता था, यानी निफ्टी का किसी भी स्टॉक को मैं लेके बैठता तो मुझे पोजीशन प्रॉफिट में देता है या लॉस में देता है। यहाँ जाता मैं तो डाउन साइड कोई पोजीशन बना सकता था, यहाँ जाता तो डाउन साइड, अप साइड, एक क्लियर डायरेक्शन है। लेकिन जब इस डायरेक्शन में क्या है, और दूसरा चीज़ आप देखोगे कि हमेशा ये गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, फिर गैप डाउन, फिर गैप अप। तो ये गैप अप गैप डाउन वाला जो केस है ना, इसकी वजह से क्या होता है, जो नए ट्रेडर हैं, नए मार्केट में जो आए हैं, वो क्या करते हैं, कभी उन्होंने गलती से पोजीशन यहाँ बना ली, उनको मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं है, उन्होंने गलती से यहाँ हैवी पोजीशन बना ली। नए लोग तो हैवी पोजीशन बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पोजीशन उन्होंने जैसे ही बनाई, नेक्स्ट डे गैप अप खुल के ऊपर चला गया। उनके पास रिस्क का तो कुछ पता ही नहीं था कि रिस्क कहाँ तक रखना है। अप साइड गया, यहाँ से लेके उनको यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ। अब उनको क्या होगा दिमाग में कि भाई मेरे से ज़्यादा तो कोई जानता नहीं है, यहाँ से उन्होंने यहाँ तक प्रॉफिट किया या फिर यहाँ तक प्रॉफिट किया, तो उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अरे लास्ट टाइम तो मैंने इतने पैसे कमा लिए थे, ओवरनाइट मैंने पोजीशन रखा, मंडे खुला, अब मंडे को खुलते ही बूम हो गया। तो ये गड़बड़ कर जाते हैं। अब क्या होता है, अब उसी चक्कर में अब ऐसे कैंडल पे आप यहाँ एंट्री ले लेते हैं, सोचते हैं कि अरे ये रेजिस्टेंस के पास है ना, क्योंकि नए लोग को
थोड़ा थोड़ा चीज़ धीरे धीरे पता लगता है। आप देखोगे, आप अगर नए होंगे तो आप देखोगे कि आपको रोज़ एक चीज़ नया सीखने को मिलेगा। या तो आपको झटका लगेगा तो सीख जाओगे, या फिर कोई बताएगा तो सीख जाओगे। तो जैसे ही किसी ने बता दिया कि एक रेजिस्टेंस होता है, वहाँ से ब्रेकआउट देता है। तो अब नए हो आप, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ओवरनाइट हैवी पोजीशन लेके कॉल में या पुट में किसी में लेके आप बैठ गए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब ये गैप डाउन खुल गया, उस दिन आपका गैप डाउन खुल गया। आपको ना तो एसएल पता है कि एसएल क्या होता है, ना तो पता है कि एसएलएम, ना तो एसएलएम पता है, ना तो एसएल पता है। और ये मार्केट नीचे जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ निकालूं कहाँ ना निकालूं। तो वैसे केस में क्या होता है कि नए ट्रेडर को या तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है या फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो बहुत बड़ा लॉस होता है तो मार्केट छोड़ देते हैं, अब बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है तो अपना पोजीशन बढ़ा लेते हैं और यहीं पे गलती स्टार्ट कर देते हैं। तो हम इस तरह के चॉपी मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। मीन्स आपको बचाना है तो आप 30 दिन या 60 दिन, 2 महीने तक या 15 दिन तक आप ट्रेड नहीं करो। इसके अलावा कुछ और आपके पास है, उसमें ट्रेड करो। जब मार्केट स्टेबल हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मिलेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और इसमें मुझे बताना था, अगर कोई इसको ट्रेंड लाइन खींचना चाह रहा है तो आपको इस पर ट्रेंड लाइन खींचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको पूरा ऐसे इसको साइड ही कर दो कि ये मेरे काम का नहीं है, पूरा साइडवेज ही मान लो। आपके लिए ट्रेंड लाइन यहाँ पे कहाँ बनेगा, इसके टॉप पे बनेगा। आपका ट्रेंड लाइन कहाँ बनेगा, इसके यहाँ पे बनेगा। आपका ट्रेंड लाइन कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। तो ये नो ट्रेडिंग जोन मान सकते हो कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। जब ऐसे चीज़ में जब फंस जाता है मार्केट तो उस चीज़ से अपने आप को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि आपने यहाँ पैसा कमाया, यहाँ पैसा कमाया, यहाँ पैसा कमाया, यहाँ सब जगह कमाया, यहाँ भी कमाया आपने, लेकिन आपके सारे पैसे कहाँ जाएंगे लॉस में, यहाँ जाएंगे। क्योंकि आपने जितने पैसे अभी तक कमाए हैं सब एक वन साइडेड मार्केट में कमाए हैं, एक ट्रेंडिंग मार्केट में कमाए हैं। लेकिन जब ऐसे मार्केट में आप फंस गए तो इस मार्केट में आपका एक्सपीरियंस नहीं है। आप सारे पैसे जितने आपने यहाँ तक कमाए थे, सारे पैसे इसी रीजन में आप छोड़ के चले जाओगे। अब यहाँ देख लो, ये भी एक तरह का जोन बना हुआ था चॉपी मार्केट का। यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना था, ये निकलता तो मैं ट्रेड करता, यहाँ निकला, अब ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, इस तरह के मार्केट से मुझे बचना है। अब यहाँ देखो, इतने दूर तक मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं था कि किस साइड जाएगा मार्केट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा था कि ये एक वो बना रहा था, एक पैटर्न बना रहा था कि धीरे धीरे अपसाइड के लिए निकल रहा है, ठीक है। यहाँ निकला भी है, लेकिन देखो कैसे फंसा दिया लोगों को, समझे। अब यहाँ पे एक चीज़, अगर मैं ट्रेंड लाइन अगर खींचूँ, हाँ ट्रेंड लाइन जो खींच रहे हैं, जो लोग भी खींच रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनका इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। देखो यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ गया, तो ये इसको टेस्ट जोन मान सकते हैं, टेस्ट करने गया है मान सकते हैं। फिर ये बैक हुआ है, फिर निकला है। मीन्स मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ तक नीचे आया, ये गया, यहाँ टेस्ट करके फिर नीचे आया, फिर गया, डायरेक्ट नहीं गया, ये एक पैटर्न बना के गया। तो हमारा इस जगह पे एंट्री होता, तो देखो पैटर्न बनाया और उस पैटर्न को ये प्रॉपर फिर वो भी किया, टेस्ट पुल बैक भी किया है। यानी मार्केट आपको दो मौका देता है, एक ये मौका देता है एंट्री के लिए रीटेस्ट का, और ये मौका देता है आपका पुल बैक एंट्री के लिए। इसलिए कभी भी आपके दिमाग में जो आता है ना कि यार छूट गया ट्रेड, छूट गया, अरे अब क्या करूँ मैं, इतना अच्छा ट्रेड छूट गया कि ब्रेकआउट पे था, ये चीज़ आपके दिमाग से निकलने चाहिए। क्योंकि ये चीज़ ही क्या होता है, आपको हमेशा गलत डिसीजन
लेने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपका पूरा प्लान नहीं था कि ब्रेकआउट पे एंट्री कैसे लेना है, आप जल्दी में एंट्री ले लेते हो और फंस जाते हो। समझे? आइए, ये मैं इसमें इसलिए दिखा रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में भी पुल बैक रिटेस्ट होता ही होता है। बड़े टाइम फ्रेम में पुल बैक रिटेस्ट होता है। आप कहीं भी बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे आपका पुल बैक होगा, रिटेस्ट होगा। यहाँ देख लो, ये यहाँ निकला था एकदम मूव लगभग 60-75 डिग्री के एंगल से, फिर लेकिन पुल बैक किया है इस लेवल तक। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं जूम कर दूँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये यहाँ से ऐसे गया है, फिर ऐसे नीचे आने के बाद जब ये निकाला है, ये स्विंग निकाला है, तो फिर उस स्विंग से ही ये रिवर्स लिया। हमेशा ऐसा होता है कि टॉप जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद एक आपको रिटेस्ट करने का मौका देता है। चलो, मैं समझा रहा था अभी चॉपी मार्केट के बारे में, ठीक है। चॉपी मार्केट मैंने समझा दिया कि चॉपी मार्केट में एसएल हिट दोनों साइड होते हैं, इसलिए आपको बस चॉपी मार्केट से बचना है, ठीक है। इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब एक प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि जब हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमेशा हम फेक ब्रेकआउट और पे फंस जाते हैं। हमेशा जब हम रेजिस्टेंस सपोर्ट खींचते हैं तो जनरली फेक ब्रेकआउट पे हम लोग फंसते हैं। जैसे यहाँ पे चलो रेजिस्टेंस लाइन खींच दिया, यहाँ पे खींच दिया, ये जो फेक ब्रेकआउट हुआ हम रेजिस्टेंस सपोर्ट के लेवल से एंट्री लेके फंस जाते हैं। तो एक चीज़ हमेशा आप याद कर रखो कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक लाइन नहीं होता है। रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक लाइन नहीं होता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट एक जोन होता है। एक प्रॉपर एक लाइन खींच दोगे तो वहाँ पे वो नहीं होगा। यानी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस होगा, हो सकता है कि इसका यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा। इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं उसके बाद जोन। तो इसको क्या नाम दिया गया, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। किस लिए? क्योंकि रेजिस्टेंस के फेक ब्रेकआउट और उससे फेक सपोर्ट पे फेक जो ब्रेकआउट जो हो रहा था उससे हम फंस रहे थे। तो जब जोन स्टडी करेंगे तब हम इससे बच सकेंगे, ठीक है। ये जो आप दिखा रहे हो अभी, ये चॉपी मार्केट हो सकता है या कंसोलिडेशन हो सकता है? ये जो मार्केट है, हाँ, ये कंसोलिडेशन हो सकता है। चॉपी या कंसोलिडेशन में थोड़ा सा फ़र्क आप समझ लो। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था चॉपी मार्केट में डायरेक्शन लेस होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और कंसोलिडेशन में क्या होता है कि हो सकता है कि डायरेक्शन नहीं हो, या फिर हो सकता है कि एक डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन लेस हो तो ये चॉपी मार्केट है, क्योंकि ये बोथ साइड आपके एसएल हिट होंगे, अप साइड हो या डाउन साइड हो। लेकिन इस तरह के जो होंगे, मतलब ये मार्केट उस तरह का चॉपी नहीं है, इसमें कुछ एक पैटर्न दिख रहा है हमें। तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये एक तरह का हमारे लिए साइडवेज मार्केट है और इसमें काम हम कर सकते हैं। लेकिन साइडवेज मार्केट में एक हमारे पास वो होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, एक बड़ा रीजन। अब छोटे साइडवेज मार्केट में हम एंट्री नहीं लेंगे। साइडवेज मार्केट में अब एकाएक मान लेते हैं बहुत कम रेंज में एक साइडवेज मार्केट बन रहा है, तो इसमें हमारी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एक प्रॉपर जो रिस्क रिवार्ड है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। अब एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको जोन पढ़ाने से पहले
जोन पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा सा इसका ट्रेडिंग व्यू का, क्योंकि अब आप एक ट्रेड लेने लायक हो चुके हैं रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट वगैरह पे। तो आपको कुछ चीज़ ट्रेडिंग व्यू का जानना है, बस थोड़ा सा चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपके यूज में आएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का और सारा चीज़ मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या है कैसे यूज करेंगे वो और आगे बताऊंगा। मैं अभी जो यूज होने वाला है सिर्फ वो बता रहा हूँ। अभी हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट जब पढ़ लिया है तो हमारा ये टूल्स सारे काम करेंगे। ये फर्स्ट वाला टूल ये है पॉइंटर है यहाँ, ये फर्स्ट वाला टूल, ये फर्स्ट है ट्रेंड लाइन, यानी ये आपको एक ट्रेंड लाइन खींचने का, एक लाइन खींचने का देगा, जिसमें 2 पॉइंट को अगर मुझे इसको मतलब खींचना है तो इस पॉइंट को मैं खींचूंगा, ना कि इस पॉइंट को। अगर बीच से खींचूंगा तो ये पूरे इधर उधर होगा, यानी जब भी उसको खींचना होगा तो ये लास्ट के पॉइंट से इस साइड या इस साइड खींचेंगे, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या था, दूसरा चीज़ है इन्फो लाइन, यानी कभी भी आप ऐसे खींचोगे तो ये आपको बता देगा कि आप कितने डिग्री एंगल पे आपने खींचा है और कितने बार्स है और कितना पॉइंट का मूवमेंट है, समझे। ये जो एंगल की बात मैं जो करता था वो एंगल बताया हुआ है। देखो इसमें 16 डिग्री का दिखा रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूँ तो ये 36 डिग्री हो गया, और बढ़ा दूँ तो ये प्राइस भी दिखा रहा है कि कितना प्राइस आपने ऊपर बढ़ाया है, ये 216 पॉइंट ऊपर कर दिया है, और कितने बार्स इसके अंदर में आ रहे हैं, 72 बार्स इसके अंदर में आ रहे हैं। ठीक है, ये पिक्सल डिस्टेंस बता रहा है, वो चीज़ हमारे काम की नहीं, कि एंगल डिपेंड कर रहा है कि जैसे ये मैं लाइन यहाँ से खींचता हूँ यहाँ तक, अब देखो ये 55 डिग्री पे है, ये 60, ये जैसे जैसे मैं वाइड कर रहा हूँ इसका एंगल वो बदलते जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं ऐसे करूँगा जो कि मुझे चार्ट सही से समझ आए। ये देखो 62 डिग्रीज का ये दिखा रहा है कि ये है, तो यही मैं बोल रहा था कि एक सीधा मूव हो, ये धीरे धीरे, अब ये दिखा रहा है 62 का, और यहाँ मैं देखूँ इसको (46 डिग्री का, तो ये मूव उतना स्ट्रांग नहीं है, ये मूव स्ट्रांग है। ये हो गया, ये लाइन से आपको एंगल पता लगेगा कि कौन सा स्ट्रांग मूव है कौन सा स्लो मूव है। फिर तीसरा था, ये भी डायरेक्ट एंगल ही बताता है, इसमें और कुछ नहीं देता, ये पूरा जितना आप घुमा लो ये एंगल बता रहा है इस लाइन से। ये सीधा रखूँगा मैं 90 डिग्री बन गया। ठीक है, तो मेन तो काम है हमें, ये ट्रेंड लाइन का काम है, हॉरिजॉन्टल लाइन का काम है ये रे का। रे में देखो, रे में क्या होता, आप यहाँ एक टच कर दो, सॉरी रे नहीं था ये, हॉरिजॉन्टल रे था, यानी जहाँ से आपको इन्फिनिटी तक लेना है, यानी इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक, ये कितना भी बढ़ा लो ये रे आपका आगे का रहेगा। ये कब हम यूज करते हैं, जब मान लेते हैं मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया इस पॉइंट पे, यहाँ इसके लाइंस को आप मोटा ये ऐसे थोड़ा डार्क कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको यहाँ सपोर्ट पे बना दिया, तो ये जितना दूर आएगा, हो सकता है कि इधर कहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं सोचूंगा कि ये एक सपोर्ट है हमारे लिए, तो अगर मार्केट गिरेगा तो यहाँ रुकेगा। देखो सेम ऐसे ही हुआ, यहाँ से निकला था फिर इसी जगह पे आके एक रिवर्सल आया, तो ये इसके लिए होता है। एक होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों साइड होता है, इस साइड की तो ज़रूरत है नहीं, हमें जो भी देखना है इस साइड देखना है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कब होगा, तो हम ये लाइन ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। ठीक है, फिर ये हटा देते हैं पहले, ये वर्टिकल लाइन है। देखो वर्टिकल लाइन हम यूज करते हैं कुछ और काम के लिए भी यूज करते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं ये देखता हूँ, आपको रिलायंस देखता हूँ। ठीक, वर्टिकल लाइन इसमें यूज होगा क्योंकि उसमें वॉल्यूम मैं देख सकता हूँ कि कहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। जैसे ये डेली का, देखो एक चीज़ ये मैं बताना भूल गया था,
यहाँ पे देखो ये मूव कितना सही था। ये उस दिन मेरे वॉच लिस्ट में था, क्या पता क्या हुआ था कि मैंने इसको हटा दिया था। ये देखो लाइन मैंने खींचा हुआ था कि निकलेगा तो आप ट्रेड कर सकते हो। इतना बड़ा मूव छूट गया। चलो कोई बात नहीं, ये सारे मूव तो आते जाते रहते हैं, परेशान नहीं होना। हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या यूज़ था यहाँ पे, इसमें वॉल्यूम मैंने खोल दिया और यहाँ से 2 वर्टिकल लाइन ले लिया, एक वर्टिकल यहाँ पे ले लिया और एक वर्टिकल यहाँ पे ले लिया। और इसके बाद मैं इसको यहाँ से फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, मीन्स मैं चाह रहा हूँ कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक का वॉल्यूम प्रोफाइल मुझे देखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे ट्रेड हुआ, तो ये पता चल जाएगा कि इस वाले लाइन पे वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड हुआ, यानी ये हमारे लिए भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता, समझे। तो ये वॉल्यूम के लिए मैंने इंडेक्स में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपको इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं पता था, इंडेक्स का वॉल्यूम नहीं होता है इसलिए उसमें नहीं लगता। हाँ, उसके फ्यूचर में आप लगा सकते हो। अब देखो जब ये लाइन अगर हमने खींचा हुआ है तो हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था, एक बार गया, दूसरे बार गया, यहाँ कंसोलिडेट किया, एक बार पुल बैक हुआ। ये देखो बहुत अच्छा पुल बैक का भी एग्जांपल यहाँ पे आपको मिल सकता था। ये देखो ये यहाँ से आया है ऐसे नीचे, फिर गया यहाँ ट्राई किया लेकिन गिर गया, कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ ट्राई किया, करते करते फिर पुल बैक लिया है और तब निकल गया। दिख रहा आपको, समझ आया कैसे पुल बैक ये किया। ये इसके लिए वो नहीं था, मतलब डाउन साइड का नहीं था। जब यहाँ से रिवर्सल 2 कैंडल ये बने थे उस टाइम हमें मतलब रेडी हो जाना चाहिए था कि कुछ तो होगा, क्योंकि ये पुल बैक भी एक पॉइंट पे आया। कहाँ तक आया है, ये देखो इस वाले पॉइंट तक आया, यानी यहाँ जो वो कर रहा था, ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, वहाँ तक आया है, ये है ना। मीन्स अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, फिर ऐसे निकला, मीन्स ये वाला लाइन तक आपका पुल बैक हुआ और ये वाला रेजिस्टेंस था। ये समझ रहे हैं आप, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। ये रिलायंस हमारा चॉपी मार्केट नहीं था, चॉपी मार्केट यहाँ था, चॉपी मार्केट यहाँ था, चॉपी मार्केट यहाँ था, ये पूरा रेंज। लेकिन इसमें तो एक दिख रहा था मुझे। तो ऐसे आप स्टॉक्स को देखना शुरू कर दो, तभी आपको अच्छा खासा पकड़ में आएगा। ये सारे ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, देखो कितना बड़ा ब्रेकआउट हुआ, मज़ा आ गया। 6% का ब्रेकआउट था फिर। कल देखना हो सकता है जिस हिसाब से निफ्टी खड़ा है ना, और जिस हिसाब से ये ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है कि कल थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है निफ्टी भी और रिलायंस भी, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ब्रेकआउट इसको यानी मतलब आगे की और मूवमेंट देना है तो ये वाले लेवल पे फिर ये एक बार आया फिर निकला, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यानी कल मैं चाहता हूँ कि इस रेंज में मार्केट 1 दिन होल्ड करे या 2 दिन होल्ड करे। अगर 1 दिन होल्ड किया तो बढ़िया, अगर 2-3 दिन होल्ड किया तो और ज़्यादा बढ़िया। समझ रहे हैं मेरी बातों को, अब समझना आपको आसान हो गया होगा, क्योंकि मैंने लॉजिक इतना सारा दे दिया है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब परेशान होने की। ठीक है, चलते हैं आगे।
हाँ वो बता रहा था मैं, सॉरी भूल गया। हाँ, अब दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे, ये मैंने बता दिया, एक रे है, ठीक है, ये एरो है, यानी कहीं पे आप खींचना चाहते हो दिखाने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक एरो गया है, तो ये एरो से दिखा सकते हो आप। दूसरा चीज़ है ये रे है, यानी एक पॉइंट पे आप क्लिक करते हो, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करते हो, तो ये 2 पॉइंट आपके लिए वो हो जाता है, क्योंकि अगर इसको आप जैसे ही वो करोगे, जैसे इस पॉइंट को मैं वो करूँगा, तो दूसरा पॉइंट मेरा वहीं पे कांस्टेंट होगा, वो हट नहीं सकता। देखो नहीं हट रहा ना, इसलिए क्योंकि मैं मान लेता हूँ इसके रेफरेंस में ये पॉइंट लूँ, इसके रेफरेंस में ये पॉइंट लूँ, इसके रेफरेंस में ये पॉइंट लूँ, या इसके रेफरेंस में लूँ, या फिर इसके रेफरेंस में लूँ, ये एक रेफरेंस लेने के लिए काम आता है। जो मैं लंबे टाइम के लिए, अगर मुझे कोई फ्रेम लंबे टाइम फ्रेम में देखना है चार्ट, तब मैं यूज करता हूँ ये, ठीक है। एक्सटेंडेड लाइन होता है, जो यहाँ से आप जाके इसको फिर वो कर सकते हो, ये भी रे की तरह ही होता है। ये उतना एक्सटेंडेड लाइन का मैं यूज़ नहीं करता, यूज भी नहीं होता। अब ये देखो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन ऐसे मैं यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, अब ये लाइन को मैं पैरेलली देख सकता हूँ कि एक रेंज में है या नहीं है, दिख रहा है, एक रेंज में था, एक चैनल में बंधा हुआ था, यहाँ तक हो गया, और यहाँ पे और था क्या। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को नहीं पता और कुछ लोगों को ये सारा चीज़ पता होगा। अब इसमें से आपको एक ये फिब रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे अल्ट F से आप फिब रिट्रेसमेंट ला सकते हो, ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन जो मेरे लिए ज़्यादा वो है, हाँ ये देखो इसमें एक चीज़ और रह गया, ये रेक्टेंगल वाला, ये रेक्टेंगल वाला जनरली मैं यूज करता हूँ ऐसे जोन बनाने के लिए, ठीक है, ये पाथ बनाने के लिए। इसमें क्या होता है कि जब तक आप पॉइंटर को 2-3 बार क्लिक नहीं करोगे तो ये आपका चिपका हुआ रहेगा, पॉइंटर जहाँ ले जाओगे वहाँ, इसके लिए 2-3 बार क्लिक करके छोड़ दो, वहीं पे वो पाथ बना के वहीं ख़त्म हो जाएगा। जितने पॉइंट्स आपको लेना है, ये जितने पॉइंट ले लो, इसका कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, बस एक जगह 2 बार ये क्लिक कर दोगे वहीं रुक जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये हो गया रेक्टेंगुलर कर्व, ये तो आप यूज़ करके आप देख लोगे और ज़्यादा ज़रूरत नहीं। हाँ, एक मैं फिबोनाची आज थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे, क्योंकि दोनों का यूज आगे आने वाला है। ये फिब रिट्रेसमेंट है। फिब रिट्रेसमेंट का जनरली यूज क्या होता है, मैंने ही कल ही बताया था आपको कि फिब रिट्रेसमेंट और इम्पल्सिव 2 मूव होता है, 2 तरह का मूव मैंने बताया था। दो तरह का मूव मैंने बताया था आपको कि इम्पल्सिव मूव मतलब यहाँ मूवमेंट तेज़ी से हो रहा था, फिर थोड़ा करेक्ट हुआ, फिर तेज़ी से हो रहा था, फिर थोड़ा करेक्ट हुआ, फिर तेज़ी से हो रहा, फिर करेक्ट हुआ। तो मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे जाएगा यानी ट्रेंड गड़बड़ हो रहा है। तो जो ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये कैसे पता चलता है हमें, ये रिट्रेसमेंट कैसे पता चलता है, फिबोनाची से। स्पेलिंग मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पता चलता है कि हमें ये कहाँ तक ये रिट्रेस करेगा। मींस अगर कोई चार्ट ऐसे चल रहा है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताएगा कि इस लेवल से कहाँ तक ये रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो वो क्या करता है, एक गोल्डन रेशियो होता है, उस रेशियो से वो बताता है कि अगर कोई, मतलब एक तरह से समझ जाओ कि बॉल का टप्पा खाने के बराबर है। मींस अगर एक बार बॉल गिरता है नीचे ज़मीन पे, तो पहली बार में वो काफ़ी ऊंचाई तक बाउंस होता है, फिर गिरता है उसी लेवल पे, फिर
कुछ एक बराबर पे बाउंस होता है, फिर यहाँ तक बाउंस हुआ, फिर यहाँ तक बाउंस हुआ, हो सकता है कि फिर ऐसे हो। तो ये जो होता है ना, एक रेशियो उनको पता है, एक पहले से पता है कि 50% होगा पहली बार में, फिर 61% होगा, फिर 50% रिट्रेस होगा, फिर 38% रिट्रेस होगा, फिर 23% रिट्रेसमेंट होगा, फिर 1% हो जाएगा। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये हमारा फिक्स है।